नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालिज। सुबह के 10 बज रहे हैं और वक्त है दमदार 10 का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बंगाल की सियासत से। ममता बनर्जी के साथ एक बार फिर से बड़ा खेला हो गया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 3 टुकड़ों में बंट गई है। कोलकाता में विधायकों के बाद अब दिल्ली में सांसदों ने भी ममता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। बड़ी खबर है कि लोकसभा में टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने ममता से बगावत कर दी है। टीएमसी के इन बागी सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसदों के साइन वाला पत्र लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेज दिया गया है। इसमें अलग संसदीय ब्लॉक के तौर पर संसद में अलग बैठने के इंतजाम की मांग भी की गई है। अब कल दिल्ली में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के बागी सांसदों से मुलाकात भी की थी और ये मीटिंग टीएमसी सांसद शताब्दी राय के घर पर हुई थी। इससे पहले भूपेंद्र यादव के घर पर भी टीएमसी सांसदों की बैठक हुई थी। उधर पार्टी में बगावत के बीच ममता गुट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि ममता बनर्जी की पार्टी टूटने से अब कोई नहीं बचा सकता है। ममता की पार्टी 3 टुकड़ों में बंट गई है। एक गुट को ममता बनर्जी लीड कर रही हैं, दूसरे गुट को कोलकाता में ऋतुव्रत बनर्जी लीड कर रहे हैं और तीसरे गुट की लीडर काकोली घोष है जो दिल्ली में कर रही हैं। हालांकि ममता गुट बागी सांसदों की संख्या 12 से 13 ही बता पा रही है, लेकिन काकोली घोष ने कहा है कि 20 सांसदों ने ममता से अलग होकर एनडीए को समर्थन देने का फैसला कर लिया है और सदन में अलग बैठने की मांग भी की है। स्पीकर से अलग इन्होंने अपने लिए जगह की मांग की है बैठने की। और काकोली घोष दोस्तीदार की ओर से जो बातें कही गई हैं, डॉक्टर काकोली घोष हमारे साथ हैं। मैम जो कहा जा रहा है कि 20 एमपीज का समर्थन जो है वो आपके पास है, लेकिन ये भी दूसरे खेमे द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि उतने सांसद आपके पास नहीं है। इस क्लेम पर आप क्या कहेंगे? चिट्ठी में 20 लोगों ने हस्ताक्षर किया है। 20 लोगों साथ थे। जो कह रहे हैं वो वहाँ नहीं थे, इसलिए जो फजूल की बातें को मैं जवाब नहीं दूंगी। मैम आगे की रणनीति क्या होगी? काकोली मैम जस्ट 2 मोर क्वेश्चंस। मैम आगे की रणनीति क्या होगी? कब आप ये नहीं बता सकते, अभी से नहीं बता सकते, आगे चल के पता चलेगा। नया दल बनाएंगे? नहीं, पता नहीं। तो जिन 20 से ज्यादा सांसदों के बगावत का दावा किया जा रहा है उसमें से 18 के नाम अभी सामने आ चुके हैं, जिसमें है देव अधिकारी, जून माल्या, अरूप चक्रवर्ती, जगदीश बसूनिया, अबू ताहिर, खलीलुर रहमान, शताब्दी राय, असित माल, काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बैनर्जी, कालीपद सोरेन, शर्मिला सरकार, बापी हालदार, मिताली बाग, प्रतिमा मंडल, रचना बंदोपाध्याय, यूसुफ पठान और पार्थ भौमिक। तो ये 18 नाम सामने आ चुके हैं। जो नाम सामने नहीं आए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वहीं 3 सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी कोई फैसला नहीं किया, जिसमें सुदीप बंदोपाध्याय है, माला राय, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, और तीसरा है शत्रुघ्न सिन्हा। ये बता रहे हैं कि इन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। अब इसके अलावा जो 3 नाम हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो अक्सर क्या पाला बदलेंगे नहीं बदलेंगे वो भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है 3 से ज्यादा ही होंगे। अगर अभिषेक बनर्जी को हम लोग जोड़ लेते हैं तो अभिषेक बनर्जी तो नहीं जाएंगे। नहीं, अजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सज्जन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। मैं नाम से शुरुआत करता हूं क्योंकि हमने 3 नाम लिए लास्ट में। एक है सबसे महत्वपूर्ण जिसका हमने नाम लिया वो है सुदीप बंदोपाध्याय, माला रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ, शत्रुघ्न ये सिन्हा। 3 नाम जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अभी डिसाइड नहीं किया इन लोगों ने। और 18 के दस्तखत 18 के बारे में कहा जाता है कि इन लोगों ने डिसाइड कर लिया पूरी तरह से। ये लोग सरकार के विरोध में हैं, काकोली घोष दस्तीदार के साथ हैं, जिनके नाम आपने पढ़ दिए। ये 21 नाम हो गए। इसके बाद 7 नाम और बचते हैं। उन 7 नामों में अभिषेक बनर्जी हैं, कल्याण बनर्जी हैं, सयानी घोष हैं, महुआ मोइत्रा हैं, कीर्ति आजाद हैं। ये 7 उसमें अलग है। मतलब इनके बारे में माना जा रहा है कि ये 7 लोग। सर थोड़ा संभावना तलाशते हैं। सुदीप बंदोपाध्याय सर वो व्यक्ति हैं, आपको याद होगा कि उनको बोला गया था, अभिषेक बनर्जी बोला था ये आपका लास्ट इलेक्शन है, इसके बाद आपको टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन उसके बाद नैना बंदोपाध्याय को उन लोगों ने उपनेता बनाया वहां के, टिकट दिया था, और वो ये दोनों पति पत्नी काफी नजदीक माने जाते हैं ममता बनर्जी के। तो इसलिए अभी इनके बारे में संशय है कि ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ अभी इस बात पर चलते हैं मान करके अमित जी की 18 लोगों के कंफर्म हो गए। अब एक और चाहिए, 2/3 बहुमत पूरा करने के लिए एक और चाहिए। नहीं, वो एक नाम शत्रुघ्न सिन्हा का भी हो सकता है। नहीं, एक नाम मैं जिसका बता रहा हूं वो नाम जो चल रहा है इन दिनों बंगाल में, जो मेरी बातचीत हो रही है, वो नाम आ रहा है शहजदा अहमद का, उल्बेरिया से है। हाँ, सजदा अहमद का नाम है। सजदा अहमद है। 20 की लिस्ट में है। काकोली घोष इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नाम है उसमें जिसका नाम नहीं आया सामने। 18 जो अपने नहीं 18 नाम दिखाई, इसके बाद अगर एक नाम 19वां जुड़ जाते तो 19 हो गया। 18 हमने बताया, 19 हो गए। 19 मैंने जोड़ दिया। हाँ, और एक शत्रुघ्न सिन्हा के नाम को भी हम लोग मान के चलने, चूंकि शत्रुघ्न सिन्हा की उम्र 80 साल से ज्यादा हो गई है और अब उनको चुनाव नहीं लड़ना है बंगाल से।
तो वो चाहेंगे कि अगली बार अगर रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से नहीं लड़ते हैं तो इनके किसी बेटे को चुनाव लड़ाया जाए, पटना साहिब से बीजेपी टिकट दे दे। तो ये एक बड़ी प्रबल संभावना है इस अंदर बात की खबर आपने बताई है कि वो छोड़ देंगे बंगाल, उनको कोई दिक्कत नहीं है वहां, वो तो 2 बार रह चुके ना वहां से, आसनसोल से एमपी रह चुके और अब उम्र उनकी 82-83 साल हो गई है। तो 3 साल रहने के बाद वो चाहेंगे कि उनका एक बेटा चुनाव लड़ जाए वहां से पटना साहिब से अगली बार, अगर रविशंकर प्रसाद को नहीं मिलती है। तो एक नाम और हो गया, तो अगर सजदा अहमद आती हैं तो 19 हो गई, शत्रुघ्न सिन्हा आते हैं तो 20 हो गए। बता रहे हैं ना, सजदा अहमद मैंने जोड़ा 20 आपने बताया, यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा तो 20 हो गए। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा तो हो गए, 20 नाम हो गए, 19 चाहिए है 2/3 की संख्या पूरी करने के लिए। इसके ऊपर जो आएगा सो बोनस है। चलिए, क्योंकि 22 की बात चल रही है, हाँ, क्योंकि बात हो रही थी 22 और 23 की, तो 2 और नाम आ रहे हैं। हाँ। ठीक है सज्जन जी, अब 2 नाम जो आ रहे हैं वो 2 नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 नामों में सबसे एक तो माला राय का मुझे इसलिए डाउट लगता है, माला राय को तो अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, बिल्कुल। तो अगर फिर बचते हैं तो यहाँ पर एक जो है, एक है महुआ मोइत्रा और एक है कल्याण बनर्जी। मुझे लगता है कल्याण बनर्जी, क्योंकि इन दोनों के बीच हमेशा हमें देखे टक्कर है, दोनों एक साथ एक गुट में जाने वाले तो नहीं है। देखिए, महुआ मोइत्रा का भी मुझे नहीं लगता है कि वो टीएमसी को छोड़ेंगे। जो उनका लगातार जो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे जो बयान आ रहा है वो काफ़ी एग्रेसिव बयान है। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनके बारे में बिलो द बेल्ट टिप्पणी की जा रही है। सौग तो रहे हैं वो, ये लोग वो है जो टीएम से क्षुब्ध हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो एक वो भी मानसिकता है जो टीएमसी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के कारण उनको छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि सीधा बीजेपी की तरफ हो। सौगतो राय का कल आया था कि भाई मेरे भी ग्रीवांसेज हैं, लेकिन अभी हम सीधा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो उस तरीके से महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी, इनके आपसे रिश्ते कितने भी खराब हों, ठीक है, आप इनको मुझे नहीं लगता है कि ये लोग बीजेपी के अब शायोनी, कीर्ति आजाद बचे हैं। देखिए, और स्वागत रॉय, देखिए सायोनी को आपने युवा टीएमसी का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। ये लोग वो लोग हैं जो प्रोफेशनली आए हैं, इनको जहां पे मौका मिलेगा, कल के डेट में इनको एक एक्सक्यूज चाहिए, ऑनरेबल एग्जिट ऑप्शन चाहिए, ये लोग जा सकते हैं। फिलहाल भले ना जाएं, 2-4 महीने बाद चले जाएं। अंतरात्मा की आवाज कब किसकी जगती है कोई कह नहीं सकता है, राजनीति में वो परिस्थिति जन्य होती है। तो सायनी जा सकते। कीर्ति आजाद अभी जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं उसमें पता नहीं उन्हें कुछ व्यक्तिगत बहुत ज्यादा क्षोभ है, वो बड़े आक्रोशित रहते हैं। आप नहीं देखेंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा उस तरीके से बहुत बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी से होंगे ना? हाँ, बीजेपी से हैं और रह चुके हैं, बीजेपी में रह चुके हैं, और वही बात है, वो एक पर्सनल ग्रज है किसी चीज का, वो बार बार उस बयान में आता रहता है। तो ये महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद, ये 2 लोग जो हैं काफी एग्रेसिव है अभी उन सांसदों के खिलाफ जो टीएमसी को छोड़ के जा रहे हैं, ममता को छोड़ के जा रहे हैं काकुली के अंदर में। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो संभावित नाम बताए उसमें कीर्ति आजाद का बताया है आपने, ठीक है, और आप बता रहे हैं, आपने नाम लिए यहाँ पर नहीं, कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा, सयानी घोष, कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, ठीक, ये सौगत राय, ये 5-6 लोग हैं जो ममता बनर्जी के साथ पक्के तौर पर रहेंगे। बाद में सायोनी हो सकता है चली जाए, अभी रहेंगे ये लोग। ठीक है, चलिए, आपने हमने 18 नाम जो बताए दिखाए थे उसमें से हमने 2 नाम और जोड़ दिए हैं, जिसमें से 19वां नाम तो मैंने जोड़ दिया शहजादा अहमद, जिनका माना जा रहा है उलूबेरिया से हैं, वो भी इनके साथ ही है। तो इसलिए 20 का आंकड़ा लगभग पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम अजीत जी ने दिया है, तो उससे अगर देखा जाए तो 20 नाम हो जाते हैं। तो पहले तो तृणमूल कांग्रेस के नेता एमपीज की बगावत को हवाई बात बता रहे थे, लेकिन सोमवार को टीएमसी के कुछ सांसदों ने जब शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की तो बगावत की बात कंफर्म हो गई। इसी मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस की चीफ व्हिप काकुली घोष दस्तीदार, प्रसून बनर्जी, शताब्दी राय, असित कुमार, बापी हालदार, जून मालिया, जगदीश बासुनिया, कालीपद सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक और शर्मिला सरकार मौजूद थे। ये तमाम वो नाम और चेहरे हैं जिन्होंने कल जो मीटिंग हुई थी उसमें शामिल हुए थे। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. Law and order was not optimum. The pressure was too much on the government officers to work according to whims and fancies of certain leadership, which is not congenial working atmosphere for development of a state. And now the people's verdict have proven what I am trying to tell you. So we want to work for the development of the state and for national interest and safety security of the nation. That is why we want to work separately. अब काकुली घोष इस गुट की लीडर हैं। काकुली ने 20 सांसदों को अपने साथ होने का दावा कर दिया है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद अब भी उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं।
इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, उनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए हैं। लिस्ट तो ये देंगे ना ऑफिशियली। अब कहने के लिए तो मैं उड़ा दूं हवा के 22 एमपी मेरे साथ हैं, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना 22 कौन है। कोई भी कुछ कह सकता है, 28 में 22 मेरे पास है, 23 मेरे पास है, मैं बोल दूं तो। इतना मुझे मालूम है कि 12 लोग गए थे मिलने, उसके बाद 2-3 लोग और गए हैं, या शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई के साथ 12 लोग वहाँ पे भूपेंद्र यादव के यहाँ मिले थे। तो ये तो मालूम है कि ये सब बीजेपी कर रही है। वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी आए हुए थे, पहले से बैठे हुए थे, और 12 एमपी गए हैं शुरू में। ये तो मालूम है उनके छोटे भाई हैं, फिर वो 3 या 4 एमपी इसको लेकर के आए हैं। तो ये सब तो भूपेंद्र यादव के यहाँ बीजेपी में हो रहा है। अजीत जी, कीर्ति आजाद जो दावा कर रहे हैं उनका कहना है कि भाई 12 के करीब गए थे, ठीक है, तो बाकी को नहीं मान रहे हैं कि जो बता रहे हैं कि 12 अगर गए हैं तो करीब 8 और नाम उनके पास होंगे या 7 नाम होंगे, उस हिसाब से बाकी का जो पूरा बनेगा। लेकिन इसमें मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूं कि ये कुछ नाम जो है, क्योंकि देखिए काकुली घोष धोतीदार लगातार टच में रही हैं, पार्थो भौमिक भी श्रमिक भट्टाचार्य से मुलाकात कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद जो नाम आता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आ रहा है ये, जिसमें दीपक अधिकारी का नाम आया है, क्योंकि दीपक अधिकारी का बता रहे कल वो बैठक में मौजूद थे और ये मिदनापुर से आते हैं। इसके अलावा एक और नाम है जून माल्या भी मिदनापुर से आती हैं। तो मिदनापुर के हम देख रहे हैं कि जितने भी एमपीज हैं वो कहीं ना कहीं अलाइन हो रहे हैं इनके साथ। तो वो तो सबसे असर वाला इलाका है शुभेंदु अधिकारी का, वो अपना अधिकारी परिवार का बैसन है, गढ़ है उन लोगों का, वो तो वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं वहाँ के लोगों को ले आने में। लेकिन आप देखिए एकदम नॉर्थ बंगाल के भी लोग आ रहे हैं, साउथ के भी लोग आ रहे हैं, चारों जगह नॉर्थ का तो मुझे लग रहा था काफी नेचुरल है आना, नेचुरल ऑलरेडी बीजेपी का असर है। तो वो लोग सब लोग आ रहे हैं, सब अपने राजनीतिक भविष्य को देख करके पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वहाँ टीएमसी के लोगों के खिलाफ, लोगों की भी जैसी नाराजगी है उनके खिलाफ, पुलिस जैसे कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो भाग रहे हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग अभी अपने लिए राहत ढूंढ रहे हैं कि अगर एक ऐसा ब्लॉक बनता है जो डायरेक्टली बीजेपी में मर्ज नहीं होता है और एक अलग ब्लॉक के तौर पर रहता है, तो उसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देखिए कि ममता बनर्जी के सारे मुस्लिम एमपी उसी ब्लॉक में है, ममता बनर्जी के साथ कोई नहीं है। अभी जो हम लोग 6 नाम ले रहे हैं, अहमद है, हाँ, सब खलीलुर रहमान है, जो मुस्लिम, यूसुफ पठान है मुस्लिम, उनके सारे एमपी उसी खेमे में, एक भी इधर नहीं है ममता बनर्जी के साथ। ठीक, तो ये इसलिए है कि उनको लग रहा है कि फाइलें खुल जाएंगी। जावेद खान विधायक है, 91 प्रॉपर्टी की बात आई थी उनकी, तो फाइलें खुल जाएंगी। कि फाइलें खुल जाएंगे। फाइलें किन की है? फाइलें उनकी हैं जिनका सिंडिकेट चलता था, और ये सिंडिकेट के ऊपर जो प्रहार हो रहा है जिसकी वजह से तिलमिला गए हैं सब कुछ, और आप सोच रहे हो किस तरह से भागादौड़ी मची है। उसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यही है कि ममता बनर्जी की पार्टी अब 3 टुकड़ों में बढ़ गई है, तो अभिषेक बनर्जी की मुश्किल भी 3 गुना बढ़ गई है। फर्जी साइन के मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को नया समन भेजा है। सीआईडी की टीम ने अभिषेक बनर्जी को तीसरा समन देकर आज 5 बजे तक पेश होने के लिए कहा है। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट में केस लंबित होने का हवाला देकर सीआईडी के सामने पेश होने के लिए वक्त मांगा। कल सीआईडी की टीम जब कोलकाता में अभिषेक के घर समन देने पहुंची थी तो वो घर पर नहीं थे, और उसके बाद सीआईडी की टीम अभिषेक के घर पर नोटिस सर्व करके लौट आई है, यानी कि उनको दे दिया गया है नोटिस घर वालों को। अब आज शाम तक अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए सीआईडी के ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। पूछताछ के लिए यह अभिषेक बनर्जी को तीसरा नोटिस है। अगर अभिषेक आज भी पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि ममता बनर्जी के करीबी नेताओं का कहना है कि इस मामले में पार्टी की तरफ से हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी गई है, जिस पर 10 जून को सुनवाई होनी है। इसीलिए जब तक कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होती है तब तक सीआईडी को अभिषेक के खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन लेने के लिए मना किया गया या फिर नहीं लेना चाहिए कहा गया है। तो अभिषेक बनर्जी को लेकर अब सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अभिषेक बनर्जी के एक एक करके जितने भी उनके खास हैं या उनकी जो पूरी की पूरी एक सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट कहीं ना कहीं ढह जा रही है। सज्जन जी, अभिषेक बनर्जी के लिए अब आगे क्या रास्ता खुलता है इस पर तो हम बात ही कर रहे हैं, ये भी बताइए। लेकिन साथ में महत्वपूर्ण होता है कि जो एक सिंडिकेट था अभिषेक बनर्जी का कहीं या फिर टीएमसी का, एक एक करके गिरता जा रहा है, सारा का सारा हम देख रहे हैं। तो अभिषेक बनर्जी अब कैसे बचेंगे? देखिए, ये जो चुनावी वर्डिक्ट था बंगाल का, ये जो सिंडिकेट मॉडल है उसके लिए एक डेथ वारंट था। चूंकि सिंडिकेट मॉडल के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे ये जाने जाते हैं जनता की नज़र में, तो राजनीतिक तौर पे तो ये कतई नहीं बच सकते। दूसरी बात, कानूनी कार्रवाई होगी। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि कोर्ट में जाएं, मामले को आगे बचाएं, लेकिन फर्जी सिग्नेचर का मामला हो, चाहे और भी ज़्यादा एसेट का, इकोनॉमिक इसका, करप्शन का, वो मामला इनके खिलाफ पहले से खुलते जाएंगे।
बात तो ये चल रही थी कि पिछले 4-5 साल में जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए भ्रष्टाचार के मामले में, केजरीवाल गिरफ्तार हुए, तो बंगाल में बहुत लोग ये आश्चर्य कर रहे थे कि उससे ज्यादा संगीन आरोप इनके ऊपर हैं, इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। और उस समय ये भी बात चल रही थी कहीं दीदी और दादा में कोई सेटिंग तो नहीं है, क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि जब आप सबसे बड़ा किसी भी राजनेता के लिए अंतिम निर्णय क्या होता है कि आप जनता की अदालत में जाएं। जनता की अदालत में सबसे हेटेड चेहरे हैं ये, तो इनका पॉलिटिकल फ्यूचर तो खत्म है। अब देखिए, पॉलिटिकल फ्यूचर का आपने जिक्र किया, तो फिराद हकीम कल जाकर मिले ऋतुब्रतो बनर्जी से और उन्होंने कहा कि ऋतुब्रतो ने कहा था इनको तो मैं बहुत बचपन से, मतलब बहुत पहले से जानता हूं, हम लोग साथ में काम कर चुके हैं। ये अपने आप में बड़ा अलार्मिंग है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ पर फर्जी सिग्नेचर का मामला है, आपको पता है जो कि कौन एलओपी को लेकर को इन्होंने इंडोर्स किया हुआ है। हाँ, इन्होंने साइन नहीं किया। अच्छा सर, उसमें बस मैं एक चीज जोड़ देता हूं कि उसमें एक जो खबर आई थी, शोभन देव ने एक उन्होंने पर्चा जारी किया और पर्चे से दावा किया कि ये देखिए कि सबके सिग्नेचर है और मुझे बनाया गया है। तो ऋतुब्रतो ने कहा कि जो पर्चा नहीं, इस पर्चा को तो आपने जो मीटिंग में शामिल हुए थे, उस मीटिंग में सिर्फ किसकी हाजिरी है वो लगाई गई थी। ठीक है, अगर आपने इसको जारी कर दिया है तो आप इसको प्रूफ कीजिए कि इस पे कैसे जो कुछ नाम जो ब्लॉक लेटर में लिखे हुए हैं कैसे लिखे होंगे, सिग्नेचर है तो अभिषेक बनर्जी के लिए तो और मुश्किल बढ़ गई। शोभन देव ने बड़ा कवरिंग लेटर अभिषेक बनर्जी ने दिया था, वो लेटर दिया गया स्पीकर को, रथिंद्रनाथ बोस को, कि आप ये इनको नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करिए, और उस लेटर के साथ एक कवरिंग लेटर लगाया अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी होने के नाते कि हम इंडोर्स करते हैं कि ये डिसीजन हुआ है। इसलिए उनको समन भेजा जा रहा है कि आपने इंडोर्स किया हुआ है फर्जी दस्तखत को। तो हम आगे बढ़ते हैं बंगाल के साथ ही अब बिहार की बात हो जाए, क्योंकि बिहार में भी जो विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी बहुत दिलचस्प चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो बिहार विधान परिषद में 10 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। सभी 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है, लेकिन इस बीच टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री शिव चंद्र राम, जी हाँ, शिव चंद्र राम आरजेडी से इस्तीफा दे चुके हैं। अब शिव चंद्र राम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट कर रोने भी लगे। अब शिवचंद्र राम ने कहा कि टिकट ना मिलने से वो 4 रातों से सोए नहीं हैं। आपको हम बता दें कि महागठबंधन की ओर से आरजेडी के सुनील सिंह को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया या पर्चा दिया गया है। 4 रात सो नहीं पाया, हमको दिया, लेकिन जिस तरीका से, जिस करकराहट में मैंने 3-4 दिन से अपनी जिंदगी को बिताया है, कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी ऐसी जिंदगी किसी को नहीं जो मैं 4 रात सो नहीं पाया। अब अजीत जी, आप हमें बताइए कि ये जो उनके आंसू गिर रहे थे, ऐसा क्यों हो गया इनके साथ? देखिए, एक तो क्या इनको खुद ही नहीं सोचना चाहिए था, चूंकि सीट खाली हो रही थी सुनील सिंह की। सुनील सिंह जो हैं वो कोषाध्यक्ष हैं पार्टी के, और पार्टी के लिए फंड की व्यवस्था करते हैं, परिवार के लिए भी करते हैं। हाँ, भाई राखी राबड़ी देवी उनको राखी बांधती हैं, और उनकी सदस्यता समाप्त कराई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कराई वापस। तो एक तो उनकी सीट पर उनका क्लेम एक बन ही रहा था, और दूसरा कि वो वही जो कोषाध्यक्ष और पार्टी के फंडिंग वाला मामला है। बीच में चूंकि रोहिणी आचार्य विरोध कर रही सुनील सिंह के नाम का, अभी भी उन्होंने ट्वीट लिखा, लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, और सुनील सिंह की काफी आलोचना की जब उनका नाम घोषित हुआ। तो अभी गए थे लालू यादव और सिंगापुर, रोहिणी आचार्य को मनाने की भी कोशिश की। तो उस बीच एक बात चली थी कि अगर तेज प्रताप यादव नहीं जाते हैं और सुनील सिंह भी नहीं जाते हैं, तो एक दलित चेहरे को हम लोग भेज करके एक वो राजनीति कर सकते हैं। और दलित में भी शिवचंद्र राम रविदास समाज से आते हैं, जिसका एक रुझान, एक झुकाव आरजेडी कांग्रेस की तरफ रहता है। तो अभी कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा, बीजेपी ने राज्यसभा भेजा सीवीएस राम को, तो इधर से भी एक बात चली थी। तो इनको उम्मीद बन गई थी कि हमें भेज सकते हैं, हम दलित हैं और हमको भेज सकते हैं। लेकिन जब फाइनल डिसीजन लेने की बारी आई, तो तेजस्वी यादव को उनका नाम भी काटना था, तेज प्रताप को भी, और इनको भी काटना था। सुनील सिंह उनकी पसंद थे, लालू यादव मना नहीं पाए बेटी को, तो इन्होंने डिसीजन कर लिया सुनील सिंह के पक्ष में। तो अब ये अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं शिवचंद्र राम, पार्टी छोड़ करके ये दूसरी तरफ रास्ता देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर दिए तो कम से कम अब राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, तो इतना तो वहां दिलचस्प अमित जी वो हुआ है दीपक प्रकाश का मंत्री। मैं वही पूछना चाह रहा था सचिन जी को, देखिए आप शुरू अनोखा रिकॉर्ड जो है बन गया उनके नाम से, कि वो 15 नवंबर को बने, बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री बने, और 14 अप्रैल को खत्म हो गए, बिना सदस्य बने, बिना विधायक बने, और फिर वापस 7 मई को मंत्री बन गए, और अब फिर वो किसी सदन के सदस्य नहीं बन रही। ये एक अनोखा रिकॉर्ड है उनके नाम से। सुप्रीम कोर्ट में वो मामला है, और अब उनको इस्तीफा देना होगा। उनके लिए अब कोई संभावना नहीं बची है, नहीं बची उसके। नहीं, अभी कोई सचिन जी ऐसा क्यों हुआ कि क्यों ऐसा हो गया? कुशवाहा जी के बेटे क्यों नहीं बन पाए?
क्यों नहीं उनको उम्मीदवार नहीं, बनाया देखिए गया? उसकी सीधी सी बात है, उसमें आपका कोऑर्डिनेशन जो है वो अपने अलाइज के साथ होना चाहिए। बीजेपी के जो प्रदेश नेतृत्व है, अब वहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब ये लोग कहेंगे नहीं, लेकिन कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा नेता किसको अभी तक मानते थे बिहार में? आप उपेंद्र कुशवाहा को, अब किसको मानेंगे? अच्छा, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री है। तो देखिए कुछ पर्दे के पीछे भी बहुत समीकरण बनते हैं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे देखिए मध्य प्रदेश में भी बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि बिहार के बाद हम बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट को मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस कैंप की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है और उसके लिए कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की तैयारी में जुट गई है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में विधायकों को भेजा जा सकता है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक कर्नाटक या फिर तेलंगाना शिफ्ट हो सकते हैं। बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 कैंडिडेट की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी ने जैसे ही महेश केवट को तीसरा उम्मीदवार बनाया, एमपी में राज्यसभा का चुनाव और मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तीनों कैंडिडेट की जीत का दावा किया जा रहा है। अब इसमें कैसे होगा, ये तो सब सोचने वाली बात है। सज्जन जी, देखिए उसमें जो विधायक हैं ज्यादातर कमलनाथ गुट के, अच्छा, ठीक है, और अभी दिग्विजय सिंह वैसे भी राज्यसभा से अब उनका खत्म हो चुका है कार्यकाल। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में बड़ी विचित्र बात देखेंगे कि कांग्रेस भले ही कमजोर है, लेकिन वो ब्लॉक स्तर तक, प्रखंड स्तर तक जो है वो 3 गुट में बटा होता था पहले। एक कमलनाथ गुट, एक दिग्विजय सिंह का गुट और एक सिंधिया गुट था। जो अब सिंधिया तो चलिए लेके अपने खेमे को चले गए, लेकिन अभी भी अब इन एमएलएज की जो लॉयल्टी है वो अपने बॉस के प्रति होती है। दिग्विजय सिंह का हमेशा ये रहता था कि भले ही हम चुनाव जितवा ना पाए, हरा जरूर देंगे पार्टी को अगर हमारे कहने से आपने टिकट नहीं दिया। वैसी स्थिति में बीजेपी निश्चित तौर पे कांग्रेस के इस जो किस गुट पे सेंधमारी किसमें होगी? हाँ, मुझे लगता है कि अब देखिए वो छिंदवाड़ा भी एक बहुत ही चलते आप बता दीजिए अजीत जी, सेंधमारी किसमें होगी? नहीं, 10 विधायक कोई भी हो सकते हैं जो टूट जाएंगे। चलिए, उन्होंने तो कम छिंदवाड़ा तो बोल दिया। ठीक है, बात होगी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, जहां पर पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों ने खूनी खेल खेला है। पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, जिसमें 27 लोग मारे गए हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इस घटना के बाद से पीओके में तनाव बढ़ गया है। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों ने रावलकोट में एक अंतिम संस्कार में जमा हुए लोगों पर फायरिंग की। रावलकोट के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर शाहजेब की अंतिम संस्कार की प्रार्थना के लिए लोग जुटे थे। इस दौरान लोग पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सभी सुरक्षा बलों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। कमेटी का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने मारे गए प्रदर्शनकारियों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। और आपको बता दें कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी थी और उससे पहले सेना ने 27 लोगों को गोली मार दी। खबर है कि ये भी एक्शन कमेटी के नेता के शौकत नवाज मीर को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि शौकत नवाज ने शाहबाज सरकार के खिलाफ आज बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। और बुनियादी हुकूक की बात कर रहे हैं, उसके जवाब में तुम हमें Overnight, Israel carried out हुकूमत पाकिस्तान को और इन फोर्सेस को और यहाँ की इंतजामिया को और यहाँ के जो 53 हमारे नाम नेहाद। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इस वक्त लोगों का गुस्सा पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जमकर निकला है। 27 लोग मारे गए हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उस घटना के बाद पीओके में तनाव बढ़ गया है। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने रावलकोट में 69 लोगों पर अंतिम संस्कार के दौरान फायरिंग की थी। अजीत जी, आप पीओके में जो ये देखने को मिल रहा है, ये अचानक ये भड़का है पूरा मामला, क्या शाहबाज सरकार इसको रोक पाएगी? क्योंकि मैं इससे पहले बता दूं उनकी एक कोशिश किस तरह से नाकाम हुई थी आसिम मुनीर की, क्योंकि उन्होंने अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान फिलहाल अभी क्या है कि टेम्परेरी मेंबर है, तो उन्होंने BLA जो है यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ लेकर गए थे कि और माजिद ब्रिगेड के खिलाफ कि इसको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दो। भारत ने किसी तरह से इसको टर्न करवा दिया, तो उनको एक मुकी खानी पड़ी। अब देखिए एक और यहाँ पर पीओके में हो गया है। देखिए, पीओके तो अवैध कब्जा है उनका, ये बलूचिस्तान से थोड़ा अलग है क्योंकि ये तो भारत का हिस्सा है ना। ये उन्होंने अवैध कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है और ये इसको थोड़ा ये मामला इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। एक तो पाकिस्तान पीओके को अपने उपनिवेश की तरह ट्रीट करता है। यहाँ के लोगों पर जिस तरह से अंग्रेज
भारत के लोगों पर जुल्म करते थे, या पाकिस्तान के लोगों ने यहिया खान ने बांग्लादेश पर जिस तरह के जुल्म किए थे, उस तरह से आसिम मुनीर और पाकिस्तान के शासक, वहाँ के सैनिक तानाशाह पीओके के लोगों पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनको उपनिवेश की तरह ट्रीट किया जाता है। आजाद है, आजाद है नहीं, आजाद कुछ नहीं, वो तो गुलाम कश्मीर है, हमारा हिस्सा है जिस पर उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, और वहाँ के संसाधनों का दोहन पाकिस्तान करता है। माइंस एंड मिनरल्स से रिच इलाका है, उसके हिस्से वो चीन को देता है, चीन के साथ ट्रीटी करता है अवैध तरीके से, सीमा की नदियों के पानी की ट्रीटी करता है। तुम्हारी नदी है कहाँ, वहाँ से तुम्हारा है ही नहीं, तो तुम वहाँ की नदी का पानी कैसे वहाँ तुम संधि करोगे चीन के साथ। भारत ने इस पर बड़ी आपत्ति की थी। तो एक तो उसने उपनिवेश बना रखा है, लोगों पर अत्याचार करता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, बेरोजगारी वहाँ चरम पर है, लोग परेशान हैं, लोग भारत में मिलना चाहते हैं। आपको याद होगा कितनी बार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमको बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं, हमको सेना का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, पीओके अपने आप हमारा हो जाएगा, भारत में मिल जाएगा, वो हमारा है, हमारे साथ आ जाएगा। हम लोगों ने तो पीओके के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटें खाली रखी हुई हैं, तो वो हमारा हो जाएगा। अब ये वहाँ के लोगों को इसी चाहना को, इसी इच्छा को, आकांक्षा को दबाने के लिए हमेशा पाकिस्तान के हुक्मरान लोगों पर गोलियां चलवाते हैं, लोगों को मरवाते रहते हैं। यही जो पब्लिक का जो मूड है सज्जन जी, ये पब्लिक का जो मूड है, क्योंकि बलूचिस्तान भी ये मानता है कि उसके ऊपर कब्जा किया गया है, बिल्कुल ठीक है, वो हड़प लिया गया है, इसी वजह से वहां पर लगातार इस तरह का विद्रोह होता है, तो उसको दबाने की कोशिश होती है। तो यूनाइटेड नेशंस में जो होना था हो गया, लेकिन पीओके में मैं जो अभी चीजें देख रहा हूं, इसके साथ आप देखिए स्वाट वैली में भी देखिए, जो उस इलाके में भी इसी तरह से विद्रोह चल रहा है। तो पाकिस्तान अंदरूनी चीजों को तो संभाल ही नहीं पा रहा है। और क्या आपको लगता है कि वो वक्त आ गया है, जो अभी जिक्र कर रहे थे राजनाथ सिंह ने जो कहा था, अब खुद ही पब्लिक हो सकता है कि भारत के साथ आके मिल जाए, क्या वो वक्त आ गया? देखिए वहाँ पे जो सेंटिमेंट है, आप देखिए कि वहाँ की जो पंजाब प्रोविंस की जो एलिट्स हैं, पॉलिटिकल एलिट की, एक फैमिली में ही एक आर्मी में होगा, एक बिजनेस में होगा और एक पॉलिटिक्स में होगा। जो हम लोग सिंडिकेट की बात करते हैं ना, पूरा पाकिस्तान स्टेट जो है अक्रॉस द पार्टी लाइन, वो पंजाब की कुछ फैमिलीज, 20-25 फैमिलीज का सिंडिकेट है। वैसे में जिस तरह से आपने NWFP जो है, बलोचिस्तान की बात आप कर ले, स्वात वैली की, और इधर जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का भी वही हाल है जो आप बलोच वगैरह में देख रहे हैं। एक मैसिव इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, हेवी मिलिटराइजेशन है, और वहां पे आप इलेक्शन नहीं होने देते हैं, वहां पे पूरा पॉलिटिकल रिप्रेशन होता है। वैसी स्थिति में जब पब्लिक वहां की आवाज उठाती है तो आप उसके ऊपर मैसेकर करते हैं। 300 से ज्यादा लोगों को एब्डक्ट कर लिया गया है इस घटना में। वहां पे जनता का सेंटिमेंट एक जरूर है कि आप कितना भी प्रोपागेंडा करें, जो भारत में कश्मीर है, वहां पे जिस तरह से इलेक्शन है, पार्टियों का डेमोक्रेटिक अपना फाइट है, उसको देखते हुए लोग देख रहे हैं आज के समय में कि कश्मीर का वो पार्ट जो भारत में है, वहां पे क्या स्थिति है, वहां पे क्या सुधार हो रहे हैं। कश्मीर के अंदर में आवाजें अब बदलनी शुरू हो गई है। देखिए वो लोग जो बल्कि मुहिम उठाए हुए थे, उनके सुर बदले नजर आए हैं। वैसी स्थिति में वहां के आवाम में ये बिल्कुल एक सेंटीमेंट है कि आप वहां जाए जहां पे बेहतरी हो, आपके परिचित लोग उधर है, तो उसको दबाने का पूरा मिलिट्री रिप्रेशन है। वैसी स्थिति में भारत को मिलिट्री फोर्सेस यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे, ये तो सरकार, लेकिन निश्चित तौर पे ग्राउंड जो है वो बिल्कुल अभी कंड्यूसिव है। मुफीद मानते हैं आप? बिल्कुल वहां पे है। अब जिस तरह सोचिए कि वो देश यानी कि पाकिस्तान जो अपने अंदरूनी मसलों को नहीं सुलझा पा रहा है, उसके कंट्रोल से बाहर निकल चुका है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अफगानिस्तान जब चाहे उस पर हमला करके उसको समझा देता है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान उसके पकड़ में नहीं है। अब पीओके में उसके खिलाफ लगातार विद्रोह हो रहे हैं, और वही देश कहां गया है, कोशिश कर रहा है मध्यस्थता करने की, ईरान और अमेरिका के बीच में। अब इसको लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, ईरान इजराइल के बीच जो एक बार फिर से युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसको किसी तरह से ट्रंप ने संभाल लिया है। अब हुआ यह कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए, उसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की, या यूं कहें कि धमकी दी। एक तरह से ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि अगर वही ईरान पर हमला नहीं रोकता तो अलग थलग पड़ जाएंगे और अमेरिका उनका साथ नहीं देगा। 60 दिन के सीजफायर के बाद ईरान और इजराइल की ओर से एक दूसरे के ऊपर हमले के बाद ट्रंप बेहद नाराज हुए। फिलहाल ट्रंप की धमकी के बाद दोनों देशों ने हमले रोक दिए हैं। ईरान ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो इस बार और भयानक हमला होगा। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने गुस्ताखी की तो फिर अटैक करेंगे, और ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता काफी हद तक हो चुका है, जून के आखिर तक सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन नेतन्याहू की एक बात पर अड़े हुए हैं, ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। Overnight, Israel carried out a historic first blow to prevent a nuclear attack on Israel. I reiterate my commitment. Iran will not have nuclear weapon. The same determination
We acted also against. अजीत जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो ट्रंप ने कही है, उसने अपनी जो बातचीत हो रही थी नेतन्याहू को साफ कहा कि अगर आप तय करते हैं कि आपको ये जंग जारी रखनी या फिर हमला करना है तो फिर आप अपने आप को अलग पाएंगे, क्योंकि हम आपके साथ फिर नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरी डील होने जा रही है, उसको आप बर्बाद मत करो। बिल्कुल, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कही। एक तो कि अलग थलग पड़ जाओगे और दूसरी हमारी डील होने जा रही है। उन्होंने जून के आखिर तक की सीमा भी दी। उन्होंने 2 हफ्ते बोला है, 2 हफ्ते में हो जाएगी। जून के आखिर तक अगर वो एक अस्थायी युद्ध विराम हो जाता है, अभी तो 2 अप्रैल से चल ही रहा है और उन्होंने कहा है कि ये युद्ध विराम चलता रहेगा, कि स्थायी युद्ध विराम जिस पर दस्तखत करें दोनों देश। और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि तभी होर्मुज में शांति बनेगी और तभी होर्मुज से जहाज निकलने शुरू होंगे। अभी देखिए, 24 भारतीय नागरिक जिस जहाज पर थे, तेल टैंकर पर हमला हो गया, उस पर आग लग गई और निकाला। भारतीय नौसेना वहां मौजूद थी तो ओमान की मदद से निकाल लिया। तो अगर युद्ध विराम अस्थायी नहीं होगा और दस्तखत करके शांति नहीं बनेगी तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जून तक अगर संधि होने जा रही है तो दुनिया के लिए अच्छी बात है, भारत के लिए तो सबसे अच्छी बात है। और इसलिए इजराइल को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं ट्रंप, मतलब धमका करके मना कर रहे हैं। और ईरान का है कि लेबनान भी, हिजबुल्लाह भी समझौते का पार्ट होगा। आपको हुती, हमास और हिजबुल्लाह तीनों पर हमले रोकने होंगे। ये नहीं होगा कि आप ईरान पर हमला रोक दें और उस पर करते रहें, ये नहीं होगा। तो ये एक कई त्रिपक्षीय चतुर्पक्षीय ये मामला बन गया है और इजराइल को अपने कारणों से अटैक कर रहा है। अब वो न्यूक्लियर का मामला जो ले आया है, ईरान तो कह ही रही, ईरान तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है, वो तो कह ही रहा है कि हम हथियार नहीं बना रहे, लेकिन आप उसको शांतिपूर्ण तरीके से ऊर्जा इस्तेमाल के लिए, न्यूक्लियर की ऊर्जा इस्तेमाल से कैसे रोक सकते हैं? तो इसकी ट्रीटी अगर हो रहा है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सामने ये डील होता है और उसको शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए मंजूरी देती है अमेरिका। ये बात तो अमेरिका भी कह रहा है ना कि हम किसी भी लिहाज से न्यूक्लियर प्रोग्राम उनको करने नहीं देंगे, ठीक है। और दूसरी बात है, उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी हालत में ईरान कभी नहीं बना सकता है न्यूक्लियर वेपन। सज्जन जी, एक छोटा सा एक रिएक्शन अब दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं, देखिए, वो तो अमेरिका के लिए सबसे अच्छा, इसमें मैं एक चीज जोड़ देता हूं कि इजराइल ने एक और बात कही कि लेबनान हिस्सा नहीं होना चाहिए डील का। नेतन्याहू ने भी क्लियर कर दिया है, हम नहीं मानेंगे। नहीं, देखिए, लेकिन स्थिति जो अभी है, पावर सिमेट्री क्या है कि जो प्रॉक्सी है ईरान के, हिजबुल्लाह कोई है, वो नॉर्थ इजराइल पे अटैक करते हैं। इजराइल रिटेलिएट करता है बेरूत से लेकर लेबनान पे और हिजबुल्लाह पे अटैक करता है। ईरान उसके बाद फिर इजराइल पे अटैक करना शुरू कर देता है और फिर ट्रंप इजराइल को धमकाते हैं कि जरूरत से ज्यादा तुम रिटेलिएट मत करो। तो आप पूरे पावर सिनेरियो को अगर देखें तो उसमें क्लियरली दिख रहा है कि यूएस का डेस्परेशन है कि विश्व में शांति हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। तो यूएस अभी कहीं ना कहीं जो इजराइल के साथ एक अलाई के तौर पे दिख रहा था, अब उसकी पूरी की पूरी मंशा है कि किसी तरीके से डील हो जाए। तो वैसे में थोड़ा सा लेवरेज ईरान को जरूर मिल रहा है। वो लेवरेज जहां पे मिल रहा है उसमें कोई ना कोई ऑनरेबल एग्जिट क्लॉज ये होगा कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका वेपनाइजेशन में प्रयोग ना हो। ईरान ये कह सकता है कि आप इंटरनेशनल आईएईए के इसमें ऑब्जर्वेशन में इसको पीसफुल, भारत ने भी तो पीसफुल पर्पसेस के लिए ही किया था। लेकिन इतने इसमें पेच है कि इसमें जब तक हो सकता है कि डील हो ही ना और हम लोग देखते रहें कि बस ये इसी तरह से मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहे, क्योंकि जिस तरह से सबके अपने अपने दावे हैं, क्योंकि एक चाहता है युद्ध, दूसरा चाहता है यहाँ पर डील, यानी कि इजराइल चाहता है युद्ध और यहाँ पर ट्रंप चाहते हैं डील, तो कैसे होगी ये मेल भगवान ही जाने। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं जो आप मान के चलिए कि आने वाले वक्त में सब इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक कीर्तिमान अपने नाम दर्ज करेंगे जो भारतीय राजनीति के या फिर आजाद भारत में आज तक कभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि 10 जून 2026 को लगातार 4,399 दिन पूरे करके पंडित नेहरू के 4,398 दिनों के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के 64 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। इस मौके पर एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी बुलाई गई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया जाएगा और साथ ही मोदी के कार्यकाल को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। तो एक बड़ा कीर्तिमान जो प्रधानमंत्री मोदी यहां पर हासिल करने जा रहे हैं। पंडित नेहरू ने 4,398 दिन बतौर पीएम पूरे किए थे। प्रधानमंत्री मोदी यानी कल 10 जून को 4,399 दिन पूरे कर लेंगे। अगर इसके बाद किसी का नंबर आता है तो मनमोहन जी का आता है, उन्होंने किए थे 3,665 दिन इसमें पूरे किए थे। अब अजीत जी, जिस दौर में नेहरू जी थे उस दौर में तो इतनी मीडिया भी नहीं थी, ठीक है, इतना ज्यादा पॉलिटिकल आपके खिलाफ पार्टियां भी नहीं होती थी कि हर कोई 24 घंटे आपके लिए बोलते रहे। प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतना क्रिटिकल टाइम जब उन्होंने पदभार संभाला, उसके बाद इतना पूरा दिन कंप्लीट कर लेना, 4,000 प्लस दिन हम जो बता रहे 4,399 दिन, ये वाकई में बहुत मुमकिन नहीं लगता था। देखिए 4,398 दिन, दो इसमें डिस्टिंक्शन ये है कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू ने 4,398 दिन पूरे किए थे।
निर्वाचित प्रधानमंत्री का मतलब मई 1952 से जब चुनाव लड़े निर्वाचित पहली लोकसभा बनी, तो उस समय से लेकर के और 27 मई 1964 तक अपने निधन के दिन तक वो प्रधानमंत्री थे। तो ये 4398 दिन होता है, जो कल हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4399 दिन। उसके पहले मनोनीत प्रधानमंत्री थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समय जो चुनाव हुए थे उसी के आधार पर बाद में उसके बाद 51 अक्टूबर में शुरुआत हुए थे इलेक्शन की, और 52 फरवरी में पूरे हुए थे। वो 52 इसे जोड़ा जा रहा है, ये 4398 दिन जोड़ा। अगर 15 अगस्त 1947 से जोड़ेंगे तो 6130 दिन बनता है पंडित नेहरू का। तो अभी उसके लिए नरेंद्र मोदी को 2029 का चुनाव जीत करके बनना होगा और 2032 तक बने रहना होगा। तो अब आप ये भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है, वो एकदम स्वस्थ हैं, लोकप्रिय हैं, उनकी पार्टी सारे चुनाव जीत ही रही है, तो क्या पता हो सकता है कि वो 6130 दिन का भी रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन अभी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू का जो रिकॉर्ड है वो कल ब्रेक हो जाएगा। नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। आप 6000 का जो जिक्र कर रहे हैं 6130, लेकिन ये जो भी 4000 भी पूरे किए प्रधानमंत्री ने, ये भी इनके लिए इतना आसान नहीं। तो मैंने पूछा ना कि इतना प्रेशर है, आप सोचिए कि ग्लोबल क्राइसिस इतना ज्यादा आया, अंदरूनी तौर पर लगातार आलोचनाओं को उनको शिकार होना पड़ा, पॉलिटिकल पार्टीज कोई बख्शती नहीं है उनको, सोशल मीडिया का माहौल है। अब तो उस दौर में तो नेहरू जी ने तो ये सब चीजें देखी नहीं होगी ना। इस कीर्तिमान में एक फर्क और ये भी है कि देखिए, जब 1952 में कांग्रेस पार्टी जीत के आती है तो देश के सबसे मजबूत लोकप्रिय नेता, फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी सब कांग्रेस के पास, सब उनके पास थी। बाकी जो पार्टियां थी वो तो फुटनोट की तरह थी। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड बनने जा रहा है, उसने भारत की राजनीति को कैसे बदला कि आप जो कोalition पॉलिटिक्स में फंसे थे 1989 के बाद से, कि जहां पे बहुत सर्वदलीय, बहुत सारे दल मिलकर सरकार बहुमत बनाते थे, उस दौर से बाहर निकाला है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आज समाज बहुत ज्यादा पॉलिटिकली डिवाइडेड था, कास्ट, कम्युनिटी, क्षेत्रीय पार्टियां, अलग अलग एलिट, ये सब चीजें थी। 1952 में नहीं था, इतना पॉलिटिसाइजेशन सोसाइटी का नहीं हुआ था। तो उस कारण से आज अपनी सत्ता को बरकरार रखना और कीर्तिमान को तोड़ना वो काफी कठिन है, बजाय 1950 के दशक के। क्योंकि 50 में जब कांग्रेस पार्टी आई थी, उसके पास हर समीकरण थे चुनाव जीतने के। इसमें एक और कीर्तिमान जोड़ देना चाहिए, क्योंकि 2024 के जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उसके बाद तो राहुल गांधी से शुरू करके हर किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तो चला ही नहीं सकते कोलिशन गवर्नमेंट। उन्होंने तो चला के अच्छी तरह से दिखा दिया, इतने बड़े बड़े फैसले भी ले लिए। लेकिन जो ये दावा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 के बाद ये गठबंधन नहीं चला सकते, उनके खुद के गठबंधन का हाल हम आपको बताते हैं। कल दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उसमें शामिल हुए। लेकिन मीटिंग में जाने से पहले अखिलेश को उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता नजर आया। अखिलेश ने उससे जो कहा उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अखिलेश ने अपने कार्यकर्ता से कहा कि कुछ कांग्रेस के लोग खिलाफ लिख रहे हैं, बताना मुझे कौन लोग हैं। जरा सुनिए आप। तुम क्या कर रहे हो? क्या इंतजाम देख रहे हो? नमस्ते। कुछ कांग्रेस के लोग खिलाफ लिख रहे हैं, वो बताना मुझे बोलना चाहिए। अखिलेश जी जबरदस्त है, मतलब हर बार हमें हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा देते हैं जिस पे चर्चा करनी ही पड़ती है। सज्जन जी चुटकी लेते हैं। हाँ? चुटकी लेने में नंबर 1 पॉलिटिशियन, लेकिन जो बोल गए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 27 का चुनाव आने वाला है, तो उनके खिलाफ कौन लिख रहा होगा? अंदर बहुत सारे लोग हैं। अब दलित किसके पास जाए? यहाँ पे सबसे बड़ी क्या है, जो सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर अलायंस है, उसकी एक बड़ी मंशा है कि बीजेपी हारे, लेकिन हार का श्रेय दलित मुस्लिम अलायंस को जाए। उसमें अगर मिडिल क्लास आ जाएगा, उसमें बाकी सवर्ण आ जाएंगे। लेकिन अजीत जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कांग्रेस क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना चाह रहे हैं अगर वो लिख रहे हैं इनके खिलाफ, अखिलेश के खिलाफ। देखिए अभी तो ये तो पोजीशनिंग है ना, लिख क्या रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि कुछ लोग लिख रहे हैं, बताना कौन है। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस के लोग खुलेआम बोल रहे हैं खिलाफ ना। भाई इमरान मसूद ने खुलेआम बयान दिया और कहा कि हम आज 17 सीट वाली पार्टी नहीं है, हम अपने सम्मान के हिसाब से सीटें लेंगे। अजय राय खिलाफ बोल रहे हैं। वहाँ जो भी लीडर है वो तो खुल करके बोल रहा है, और ये दबाव बनाने की राजनीति है। जो इनके खिलाफ लिखा भी जा रहा है अखिलेश यादव, उनको पता है कौन लिख रहा है, वो भी दबाव बनाने की राजनीति है, ताकि उनसे जब बार्गेनिंग, जब वो सीट बंटवारे के लिए टेबल पर बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ली जाएं और क्वालिटी सीट ली जाए। देखिए कांग्रेस के समय वो उन्होंने कहा है कि 80 लोकसभा सीटें हैं, हर लोकसभा सीट से एक सीट हम कांग्रेस को दे देंगे। मतलब 80 विधानसभा सीटें वो 2027 में कांग्रेस को दे सकते हैं। कांग्रेस को उस नंबर से नहीं मतलब है, कांग्रेस को क्वालिटी सीट चाहिए। वो चाहते हैं लोग कि आप एटा में, इटावा में, बदायूं में, फिरोजाबाद में, आजमगढ़ में, मैनपुरी में, कन्नौज में, जहां मुस्लिम यादव का समीकरण चुनाव जिता सकता है, वहां भी कांग्रेस को सीट चाहिए। तो पूरा रोहिलखंड पड़ा हुआ है। हाँ, तो वो सीट चाहिए वहां से।
कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के गढ़ में उसकी असर वाली सीटें में कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि आप नंबर्स पूरे कर दे, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव ने नंबर्स पूरे कर दिए और हारने वाली सीटें पकड़ा दी सारी। तो ये क्वालिटी सीट के लिए दोनों तरफ से प्रेशर की पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन सज्जन जी बात बताइए, क्या अखिलेश को कांग्रेस की जरूरत है? क्योंकि कई जगहों पे वो तो इस तरह से बोल भी चुके हैं ना, जब अंदरूनी जो बात होती है, जो ऑफ कैमरा बात होती है, कि उनको किसी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को उनकी जरूरत है। देखिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कारण ये है कि जो मुस्लिम्स हैं, जो लोकसभा चुनाव में थोड़ा कांग्रेस की तरफ जाते हैं, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ठीक ठाक वोट दे देते हैं। बसपा 100 2017 में मायावती कहती रह गई और उन्होंने दिया भी कि 403 में 100 मुस्लिम कैंडिडेट, उसमें भी सबसे ज्यादा 60% से ज्यादा मुस्लिम्स ने समाजवादी पार्टी को दिया था। तो इस चुनाव में कांग्रेस क्या सवर्ण वोटों को खींच पाएगी? क्या कुछ पिछड़े वोटों को खींच पाएगी? नहीं खींच पाएगी। तो वैसी स्थिति में देखिए तो एक नोशनल यूनिटी की बात आती है, लेकिन 2027 में कम से कम अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस उनके साथ आए या ना आए। तो अगर आती है तो निश्चित तौर पे अखिलेश उनको वो सीटें देना चाहेंगे जो समाजवादी पार्टी नहीं जीत सकती है। और कांग्रेस क्या चाहेगी, जो बिहार में भी कांग्रेस ने काफी अलावरू और वहां पे तेजस्वी में जो पेच फंसा कि कांग्रेस ने कहा कि 2-4 कम सीट लेंगे लेकिन जीतने वाली सीट लेंगे। और वहां पे बहुत जगह आप देखेंगे कि 2-2 कैंडिडेट आए, 3-3 कैंडिडेट आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए पूर्वांचल में कोई खास जगह है नहीं उनके लिए, और जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पूरा रोहिलखंड, जहां पर उनको लगता है कि हाँ यहां पर वो कुछ कर सकते हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी लगभग 40% से ज्यादा की सीटें हैं। बिल्कुल। तो उनका फोकस आप यही कह रहे हैं कि अजीत जी, जो मैं समझ पा रहा हूं कि उनका जो हिस्सा है कि वेस्टर्न यूपी में रोहिलखंड के इलाके में ये सबसे ज्यादा सीटें चाह रहे हैं, जिस वजह से ये काम किया जा रहा है। वेस्टर्न यूपी में तो देखिए, वेस्टर्न यूपी में बहुत फ्रेगमेंटेशन है। आप खाली मुस्लिम वोट के दम पर कुछ ही सीटें जीत सकते हैं, शामली में, बिजनौर में या सहारनपुर में, कैराना में कुछ ही सीटें। लेकिन जो अवध का भी इलाका है या रुहेलखंड का इलाका है जहां मुस्लिम के साथ यादव भी है, जो कॉम्बिनेशन आपको चुनाव जिता सकता है, कांग्रेस को वहां भी सीट चाहिए। और कांग्रेस का महत्व इस बार दलित और मुसलमान दोनों वोटों की वजह से है। कांग्रेस के को एक धारणा कांग्रेस के अपने मन में यह है कि हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से भी और हमारे राहुल गांधी के दलित पर ज्यादा फोकस करने की वजह से दलित कांग्रेस को नेचुरली पसंद कर रहा है। तो वो इसका प्रेशर देना चाहेंगे अखिलेश यादव के ऊपर। ठीक है, चलिए एक और कांग्रेस राज्य की हम बात कर लेते हैं जहां पर नए नए मुख्यमंत्री बने हैं डीके शिव कुमार। तो डीके शिव कुमार का एक वीडियो जरा चर्चा में चल रहा है और ये जरा वीडियो भी आप देखिए। डीके शिव कुमार एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब यहां पर देखिए ये सेब खाते हुए आपको नजर आएंगे, और जब उन्होंने सेब खाया, सेब खाने के बाद उन्होंने उनके जो वहां पर समर्थक मौजूद थे उनके ऊपर उन्होंने फेंका। तो 2 सेब एक एक बाइट ली और समर्थकों के सामने उन्होंने फेंका। देखिए यहाँ पर एक माला बनाई गई है जिसमें सेब लगे हुए हैं। जहाँ ये कनकपुरा का वीडियो है, जहाँ डीके के समर्थक वहां पर मौजूद थे, एक माला उनके लिए तैयार किया गया था सेब का। अब सेब खाने के बाद इन्होंने इसको फेंका। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो ये प्यार मोहब्बत थी कि हमने खाया भाई तुम भी खाओ। अजीत जी क्या माने? नहीं, ये तो क्या है कि ये वहाँ जिस तरह की हीरो वर्शिप चलती है साउथ के राज्यों में, ये एक प्रसाद हो गया कि उन्होंने उसको जूठा करके बेचा और वो प्रसाद हो गया उन लोगों के लिए, उनके समर्थकों के लिए। खासतौर से वोकालिगा समुदाय जिस तरह से उनको मतलब वर्शिप करता है, और अब मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने इस बात का क्लेम किया था कि हम मुख्यमंत्री बन करके दिखाएंगे, और इसलिए लोगों ने उनको वोट दिया था पिछली बार जेडीएस को छोड़ करके। तो ये जो पूरा साउथ कर्नाटका का इलाका है, वोकालिगा बड़ा इंपॉर्टेंट है और उनके सबसे बड़े नेता के, पूजनीय नेता के तौर पर उभरे हैं। ये तो यही दिखाता है। सबरी की बात याद आ गई। सबरी ने झूठे बेर खिलाए थे सज्जन जी। नहीं, लेकिन यहाँ पे सबरी का सिम्बली ठीक नहीं है, ये भक्त और भगवान वाला है। ये भगवान है। अच्छा भगवान, ये ये भगवान है। भगवान ने अपने दे दिया तो और बड़ा हो गया। साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में जिस तरीके से हीरो वर्शिप है, उसको आप वहां पे रह के आप देख सकते। मतलब आप अब तो कम हो गया है। जब हम लोग लेट 90s में वहां पे पढ़ते थे, तेलंगाना की बात मैं कर रहा हूँ, खम्मम में, तो मूवीज आती थी तो पहले जब हीरो का शुरू होने से बड़ा वो आता था तो वहां पे उसकी आरती होती थी और लोग चेंज लेके जाते थे और पूरा उसको ऑफर करते थे। तो साउथ की हीरो वर्शिप को एक अलग लेवल पे है, पूरे भारत में वो वर्शिप आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये भगवान का भक्त को प्रसाद दे दिया, अब इसको बांटिए, खाइए, आशीर्वाद लीजिए, पुण्य प्राप्त कीजिए। देखिए इसका एक कारण जो हम सज्जन जी उसमें ऐड उत्तर भारत के लोगों के लिए थोड़ा सा ये हम कहने के सम्मानीय नहीं है। देखिए उसका कारण क्या है कि हम लोग हमेशा हमारे यहाँ ईश्वर की पूजा करते हैं। साउथ में जो पेरियार का आंदोलन चला ना, उसमें जो धर्म से विमुख लोगों को किया गया, तो ईश्वर की पूजा नहीं करनी है, तो बड़ा नेचुरली उनको दूसरा हीरो कहां से ले आएंगे वो? तो उन्होंने अपने नेताओं को हीरो मानना, फिल्म अभिनेताओं को हीरो मानना शुरू कर दिया। और ये एक बड़ा कारण है, एक सोशल पॉलिटिकल, उसके हिसाब से इसको देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। नहीं, चाहे वो एमजीआर हो, एनटी रामाराव हो, 60s में ऐसे नाम है, मुझे लगता है जयललिता हो, इन सबको भगवान की तरह इसी वजह से पूजा गया। और सोचिए ना, इन्होंने फिल्में छोड़ के जब वो आए, अभी तक तो विजय भी आपके लिए
एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो विजय को भी देखिए लोगों ने सिर माथे पर बैठा के मुख्यमंत्री तक बना दिया। तो यही है कल्चर, आप कह सकते हैं कि अलग अलग संस्कृति का एक हिस्सा है कि साउथ में जो भी उनके नेता होते हैं, स्टार होते हैं, उनको भगवान की तरह माना जाता है और उनका चाहे झूठा हो या फिर उनकी कटु बातें हो, सब उनके लिए प्रसाद ही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन जी आपका भी, अजय जी आपका भी।